यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आप देख लो, अभी हमने ये कंप्लीट किया, ये स्टेटमेंट अपना कंप्लीट हो गया, इफ़ हो गया, एल्स इफ हो गया, नेस्टेड एल्स इफ भी हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके, और इसके बाद में स्विच भी कंप्लीट हो गया। इसके लिए आपको मेरा लूप्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसके बाद में अब हम करने वाले हैं इसको कंप्लीट, क्या ये जंप स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अब इस जंप स्टेटमेंट को दूसरा नाम क्या है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। Branching statement in Java are used to jump from a statement to another statement, thereby the transferring the flow of execution, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, ये वाला स्टेटमेंट जंप करने में काम आता है। पहला देखो क्या है, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा पता है, आपके प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम है ना, उसको टर्मिनेट करने में काम आएगा, प्रोग्राम भी नहीं। तो ये क्या करेगा ब्रेक, जैसा कि मैंने बोला कि ये जंप करेगा, तो यानी कि ये पहला जो जावा के अंदर क्या करेगा, ये लूप को टर्मिनेट करता है और ब्रेक करता है करंट फ्लो, जो भी फ्लो हो रहा है ना, मतलब कि प्रोग्राम में एक लूप चल रहा है, तो उसको अगर ब्रेक करना होगा एट अ सर्टन पॉइंट, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट काम आता है, ठीक है। और मतलब कि वो करंट फ्लो को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर देगा। इसके लिए इसको ही बोला जाता है जंपिंग स्टेटमेंट। तो अब इसका एग्जांपल देखो, एक क्लास बनाया टेस्ट नाम का, उसके बाद में बनाया मेन फंक्शन, एंड देन फॉर, ये लूप वाला वीडियो जो है मैंने अलग से कवर किया है, तो आप जाके मेरा लूप्स वाला वीडियो देख लेना, तो इसके बाद में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर लूप चलाया गया है, जिसके अंदर एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जो कि बिलोंग करता है इंट फैमिली से और डेटा टाइप से, इंट डेटा टाइप से, जिसके अंदर आई के अंदर जो कि वैल्यू हमने स्टोर की है 5। फिर उसके बाद में आई, यानी कि जो आई के अंदर जो वैल्यू है वो कब तक चलेगी, ये यहाँ पे क्या होता है कि फिर आई कब तक, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन 10 है, ठीक है। और उसके बाद में ये साइकिल में आई को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, इसकी मदद से आई प्लस प्लस। तो अब देखो जहाँ पे भी ये आई, अब पहले 5 है, अंदर गया, ये कैसे रन होगा कि आई इज इक्वल्स टू 5 है, फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई लेस देन 10 है, हाँ यस आई लेस देन 10 है, बिकॉज आई की वैल्यू 5 है और ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 10। उसके बाद में थर्ड पार्ट होगा ये एग्जीक्यूट करने का कि अगर आई की वैल्यू जहाँ इक्वल्स टू 8 होती है, इक्वल टू 8 होती है, वहाँ पे ब्रेक होना है। तो क्या आई इक्वल टू 8 है, नो, आई की वैल्यू तो 5 है अभी, तो इसके लिए करना है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए वो नीचे वाले स्टेटमेंट में जाएगा और देखेगा कि प्रिंट करना है उसे आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 5, ठीक है। अब फिर से वो ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखेगा आई प्लस प्लस बोला गया है, यानी कि आई को इंक्रीमेंट करना है, तो अब इंक्रीमेंट होने के बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो अब देखो एक और, आपने लूप्स की वीडियो देखे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देखे तो रुको मैं आपको ऊपर का रिव्यू दे रही हूँ, जिससे आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है पूरे कोड के अंदर। अब फिर से आते हैं अपने प्रोग्राम में, ये आई प्लस प्लस हो गया था 5 के बाद, यानी कि ये इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया था। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, आई की वैल्यू क्या लेस देन 10 है, येस 6, यानी कि 6 इज लेस देन 10, तो इसके लिए अंदर जाएगा, देखेगा कि आई इक्वल्स टू 8 हुआ, नहीं हुआ, तो ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू जो कि 6 है, प्रिंट हो गई। फिर से ये ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, 6 से 7 करेगा, चेक करेगा 10 से कम है, यस 10 से कम है, अंदर जाएगा लूप के, देखेगा कि आई इक्वल्स टू 8 हुआ, नहीं अभी भी 7 है, तो ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू जो कि 7 है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर से ये ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 8 हो गई, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, देखेगा हाँ आई की वैल्यू तो लेस देन 10 है, लूप के अंदर भेजेगा क्या, और लूप अंदर इफ जो बैठा है वो पूछेगा कि क्या आई की वैल्यू इक्वल्स टू 8 है, तो यस ट्रू, तो ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा यहाँ पे, और इसके आगे कुछ भी नहीं चलने वाला। इसके लिए ये ब्रेक हो गया, यहीं पे स्टेटमेंट, यहीं पे लूप ख़त्म होता है, मतलब ये लूप जो चल रहा था अब यहाँ पे ब्रेक हो गया है। देखो, टर्मिनेट अ लूप एंड ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, करंट फ्लो जो चल रहा था वो ब्रेक हो गया, अब स्टॉप हो गया। इसके लिए ये वैल्यूज़ खाली क्या आएंगी 5, 6 एंड 7,
ठीक है, ये था ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू एक साइड से देखा जाए तो ब्रेक का अपोजिट, यानी कि ब्रेक में वो ब्रेक कर देता था, आगे लूप चलने ही नहीं देता था। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा पता है, कंटिन्यू बोलेगा कि भाई कंडीशन ट्रू हुआ ना, तू आगे बढ़, मतलब इस चीज़ को हटा। अब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने बोला कि अगर ये प्रॉब्लम आया ना तो नज़रअंदाज कर और कंटिन्यू कर, मतलब स्किप कर वो प्रॉब्लम को और तू कंटिन्यू कर, ऐसा। तो यहाँ पे वो सेम करता है। प्रोग्राम देखो, एक क्लास बनाया विद द नेम ऑफ मेन, देन मेन फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर फॉर लूप चलाया, एक के नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर स्टोर किया एक इंट वैल्यू 5 और जो कि बिलोंग करता है इंट डेटा टाइप से, इसके लिए इंट डेटा टाइप लिखा है यहाँ पे। देन के कब तक ये लूप चलने वाला है, जब तक के की वैल्यू लेस देन 15 है, ठीक है। अब और के प्लस प्लस होगा और अंदर के कोड्स एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे क्या दिया देखो कि और ये डबल स्लैश यानी कि कमेंट में क्या दिया है, और नंबर्स आर स्किप्ड, यानी कि कैसे क्यों स्किप्ड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइन क्या बोलती है, अगर के को मॉड किया 2 के साथ और अगर उसका आंसर 0 मतलब रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है तो क्या करना है, तो कंटिन्यू करना है, मतलब ये के का वैल्यू जो रहेगा ना उसको स्किप करना है और आगे जाना है। और जब भी के को आप मॉड करोगे 2 से, मतलब कि के इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यूज़ यहाँ पे 5 से 6 7 8 कहाँ तक होने वाली है, 15 तक जाने वाली है। तो जब के को फिर जब ये अंदर आएगा और के को मॉड करेगा 2 के साथ और वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तब आपको क्या करना है, के को प्लस करना है विद अ स्पेस। ये डबल कोट्स के अंदर स्पेस दिया है, यानी कि ये खाली स्पेस खाली प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले के वैल्यू जो कि इंट डेटा टाइप से बिलोंग करती है, यानी कि इंट फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके अंदर क्या स्टोर है, 5, ठीक है। फिर 5 हमने चेक किया कंडीशन की 5 क्या, के की वैल्यू जो के अंदर स्टोर है वो लेस देन 15 है, तो येस के की वैल्यू लेस देन 15 है, यानी 5 जो है वो लेस देन 15 होता है, ठीक है। और उसके बाद में वो अंदर जाएगा, ये पता है ये वाला बाद में एग्जीक्यूट होता है, यानी कि 1 2 देन अंदर जाने के बाद में ये जो कोड है मतलब कि ब्लॉक है वो 3 एंड देन ये वाला 4th, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है जो हमने अभी फर्स्ट काउंट किया जिसको, वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है इन द होल प्रोग्राम, ओके। तो अभी अंदर गया, के लेस देन 15 है, वो अंदर गया, तो अंदर गया और वो चेक करेगा और नंबर्स आर स्किप्ड, ये कमेंट में लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यू लिखने वाले हैं, कहाँ किस चीज़ के लिए, जब भी के का वैल्यू जो भी है अगर उसको मॉड किया 2 के साथ और नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो वो वैल्यू स्किप हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे, के फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर इफ के ब्लॉक में आएंगे, फिर के चेक होगा, अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 5 थी वैल्यू, 5 को मॉड किया 2 से, क्या इक्वल्स टू 0 आएगा, रिमाइंडर, नो, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, इसके लिए इसको स्किप किया, 5 को स्किप हुआ। उसके बाद में हम ऊपर फिर से जाएंगे ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे के को इंक्रीमेंट किया जाएगा, के की वैल्यू 5 थी, अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद में सिर्फ 6 हो जाएगी और फिर से यहाँ पे आके कंडीशन चेक होगा कि क्या के की वैल्यू लेस देन 15 है, येस 6 इज लेस देन 15। देन अंदर जाएंगे, क्या अगर के की वैल्यू मॉड करने के बाद में नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी तो कंटिन्यू, लेकिन के को मॉड करने के बाद यानी कि 6 को मॉड बाय 2 किया जाए, 6 को मॉड किया जाए बाय 2 तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट स्किप नहीं होगा, तो इवन नंबर्स आर प्रिंटेड और 6 क्या इवन नंबर, तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के की वैल्यू प्रिंट करो, यानी कि 6 यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा लूप और यहाँ पे के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, 6 से वैल्यू 7 हो जाएगी, कंडीशन चेक किया जाएगा, यहाँ पे 7 जो है वो लेस देन 15 है और फिर वो ब्लॉक के अंदर जाएगा, कंडीशन यहाँ पे इफ़ ब्लॉक में जाएगा और चेक करेगा कि क्या के की वैल्यू मॉड करने के बाद में बाय 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, येस नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज 7 मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि कंटिन्यू करो, यानी कि फिर से ऊपर जाओ, के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, देन चेक करो कंडीशन 8 इज लेस देन 15, नीचे आओ 8 को मॉड करो, देन इक्वल्स टू 0, देन कंटिन्यू मत करो, इसको क्या करो प्रिंट करो,
प्रिंट किया 8 को। तो इस तरह से पूरा लूप चलेगा कहाँ तक, अब देखो ऐसा इंक्रीमेंट हो के चेक हो के ये क्या हो गया, के की वैल्यू सपोज करो 13 आई, 13 तक पहुँच गई, फिर 13 चेक होगा के लेस देन 15 है, यस 13 इज लेस देन 15, नीचे आएगा मॉड किया जाएगा और नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, इसके लिए कंटिन्यू करेंगे और ऊपर जाएंगे, फिर से के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, के की वैल्यू 13 से 14 हो जाएगी और 14 इज लेस देन 15, नीचे अंदर आएंगे ब्लॉक के, देन चेक किया जाएगा क्या के को मॉड करूँ अगर मैं 2 से, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, नहीं ये तो इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसके लिए ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये नीचे आएगा और के की वैल्यू को प्रिंट करेगा 14, फिर ऊपर जाएगा के की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी 15 हो जाएगी, लेकिन क्या 15 इज लेस देन 15, फॉल्स, 15 तो इक्वल्स टू 15 है, इस लेकिन कंडीशन क्या दिया है, नंबर शुड बी लेस देन 15, तो यहाँ पे ये लूप एंड हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, अब रिटर्न अगर नॉर्मली देखा जाए कोई वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, ठीक है, नॉर्मल सा सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपको अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है और रिटर्न कहाँ करनी है, उस जगह पे जहाँ पे उस वैल्यू को बुलाया जा रहा है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉल करती हूँ एक फंक्शन को, समझो ऐड फंक्शन को, तो वो अपनी जो भी ऑपरेशन करने के बाद में वो जो भी आउटपुट निकलेगा वो किसको रिटर्न करेगा, वो मुझे ला के देगा, यानी कि जिसने उसको कॉल किया है वो वैल्यू उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो रिटर्न स्टेटमेंट कॉजेस द प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू द कॉलर ऑफ द मेथड, यानी कि क्या करता है रिटर्न स्टेटमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है बैक टू द कॉलर, जहाँ से वो कॉल किया गया है वो वाले मेथड को, ठीक है। एवरी मेथड इन जावा इज डिक्लेयर्ड विद अ रिटर्न टाइप, हर मेथड को एक रिटर्न टाइप होता है, मतलब कि वो मेथड के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वो वैल्यू को रिटर्न कैसे करेगा वो मेथड, और रिटर्न कहाँ करना है, जहाँ पे वो मेथड को कॉल किया गया है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन रुको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एंड अभी के लिए बस इतना समझो कि एक मेथड है क्रिएट किया गया, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो मेथड के अंदर, वो मेथड को मैं बुला रही हूँ कि मेथड तू एक काम कर, ये ऑपरेशन करके दे मुझे, तो वो ऑपरेशन करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा ना वो रिटर्न किसको करेगा, जिसने उसको बुलाया है, यानी कि मुझे, ठीक है। तो अब देखो एवरी मेथड इन जावा इज डिक्लेयर्ड विद अ रिटर्न टाइप एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल जावा मेथड्स, ये समझा। अ रिटर्न टाइप मे बी अ प्रिमिटिव टाइप, अब रिटर्न अगर मैंने बोला कि 1+1 रिटर्न, इसका आउटपुट रिटर्न कर मुझे, तो वो रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1+1 इज 2, और 2 कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इंटीजर फैमिली से। मे बी मैं आपको एक मेथड को बोलूँ ऑपरेशन करने के लिए फ्लोट वैल्यूज़ पे, तो मुझे फ्लोट रिटर्न करेगा, डबल पे मे बी, और रेफरेंस टाइप पे और वॉइड टाइप पे भी करने बोल सकती हूँ, ठीक है, डबल रिटर्न करेगा, और हो सकता है कि वो मुझे रिटर्न करे अ रेफरेंस टाइप और वॉइड टाइप भी रिटर्न कर सकता है, यानी कि रिटर्न्स नथिंग। हाँ, अगर कोई फंक्शन का टाइप वॉइड है यानी कि वो कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता है, तो इसका मतलब वो क्या रिटर्न कर रहा है, नथिंग, ठीक है। तो देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट रिटर्निंग द वैल्यू। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और वो क्या है, द टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय अ मेथड मस्ट बी कंपैटिबल, इसका मतलब क्या है, कंपैटिबल विद द रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड बाय द मेथड, यानी कि द टाइप जो भी डेटा टाइप रिटर्न किया जा रहा है, यानी कि जो भी डेटा का टाइप है जो भी वो रिटर्न करेगा वो कंपैटिबल होना चाहिए विद द रिटर्न टाइप, यानी कि अगर डेटा है इंट टाइप का और आप कर रहे हो रिटर्न फ्लोट, तो वो सही नहीं है। इसके लिए जो भी आप रिटर्न कर रहे हो वो कंपैटिबल होना चाहिए विद द रिटर्न टाइप। अगर आप एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिटर्न टाइप ऑफ सम मेथड इज बूलियन, ठीक है, वो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न कर सकता है, और तो उसकी जगह पे आप रिटर्न वैल्यू ये नहीं दे सकते हो कि वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न, मतलब रिटर्न इंट, ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो रिटर्न ही बूलियन कर सकता है।
तो इसके लिए वी कैन नॉट रिटर्न एन इंटीजर। अगर वो उसका जो आउटपुट है वो बूलियन में आने वाला है तो उसको आप इंटीजर रिटर्न नहीं करने बोल सकते हो, ठीक है। अ वेरिएबल रिसीविंग द वैल्यू रिटर्न बाय अ मेथड मस्ट ऑल्सो बी कंपैटिबल विद द रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड फॉर द मेथड। अब जो वेरिएबल है जो रिसीव कर रहा है वैल्यू को, यानी कि एक वेरिएबल आपने बनाया है इंट फैमिली से बिलोंग करने वाला, और वो रिसीविंग द वैल्यू रिटर्न बाय मेथड मस्ट ऑल्सो, मतलब कि जो वो वैल्यू रिसीव करेगा, यानी कि हो सकता है आपने वेरिएबल यानी कि एक बॉक्स क्रिएट कर दिया जो कि बिलोंग करेगा डेटा टाइप इंट डेटा टाइप से, लेकिन अब अगर आप बाद में उसके अंदर वैल्यू डालो जो कि उस डेटा टाइप से बिलोंग ही नहीं करता तो वो राइट नहीं है। तो इसके लिए आप जो भी वेरिएबल बनाओगे जो डेटा टाइप का, तो वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मिलेगी उसे, तो वो मस्ट बी ऑल्सो कंपैटिबल विद द रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड फॉर द मेथड, ठीक है। द पैरामीटर्स कैन बी पास्ड इन अ सीक्वेंस एंड दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द मेथड्स इन द सेम सीक्वेंस। यानी कि अगर आपने जो पैरामीटर्स डाला है, जो पैरामीटर्स पास किया है जो सीक्वेंस में, तो जो सीक्वेंस में आपने पैरामीटर्स के अंदर डाला है वही सेम सीक्वेंस में आपको वैल्यू भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब एक्सेप्ट करते टाइम भी आपको वही सेम सीक्वेंस में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल डूइंग द प्रोग्राम। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं हम। पब्लिक क्लास रिटर्न टेस्ट, यानी कि एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा है रिटर्न टेस्ट, ठीक है, और उसके अंदर एक मेथड बनाया। मेथड का नाम क्या रखा है, ऐड। ये मेथड यानी कि क्या, ये कुछ फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन है जो कि हम लोग जो उसको बोलेंगे ना वो वैसा वर्क करता है। मतलब एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो हम लोग जैसा उसको बोलेंगे वो उस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो उसका नाम हमने क्या दिया, वो मेथड का ऐड, और उसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं पास किया, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। अब उसके अंदर क्या बनाया है, एक x, y एंड z नाम का वेरिएबल जो बिलोंग करते हैं इंट टाइप से, इंट डेटा टाइप से, और x के अंदर मैंने स्टोर किया 40, y के अंदर 60, और z के अंदर क्या पता है, मैं बोलूँगी कि z तू क्या करेगा, तू ये x एंड y को तू ऐड करेगा और उसको स्टोर करेगा एक वेरिएबल में जिसका नाम होगा z, और वो z को तू मुझे रिटर्न करेगा। जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे ना कि मुझे इस फंक्शन को ये रिटर्न करना है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे कि रिटर्न z, यानी कि ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है z को, और किसको रिटर्न करेगा ये, तो उस फंक्शन को या फिर उस जगह को जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब देखो ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद में फिर अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर कॉलिंग रिटर्न टेस्ट क्लास को। तो इस तरह से ये सिंटैक्स होता है कोई भी फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस क्लास के अंदर जाएंगे और क्लास के अंदर जाके हम लोग ये मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिखा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। ये कॉल हो गया। अब इसको कॉल करने के बाद में इसके अंदर जो वैल्यू है, जो भी अब ये रिटर्न कहाँ करेगा, इस जगह पे रिटर्न करेगा, और ये जब रिटर्न करेगा ना तो हम लोग इसको कहीं रखेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे ऐड नाम का, और जो बिलोंग करेगा विद द डेटा टाइप इंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इंट डेटा टाइप से बिलोंग करने वाले एक वेरिएबल को क्रिएट किया जिसका नाम रखा ऐड, और उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो अब ये ऐड जो नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो गया ये z की वैल्यू, क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये वैल्यू रिटर्न करता है वहाँ पे जहाँ से इसे कॉल किया जाए, तो इसे यहाँ पे कॉल किया जा रहा है और इसके लिए उसने यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कर दी। अब क्या करेंगे हम, system.out.println, यानी कि हम इस चीज़ को डिस्प्ले करेंगे क्या, तो द सम ऑफ x एंड y इज ऐड। ऐड यानी कि क्या, वो इस वेरिएबल को लेके आएगा यहाँ पे, और ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे रख देगा। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, इस ये ऐड फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, z की वैल्यू के अंदर क्या स्टोर है, x प्लस वाई यानी कि 40 प्लस 60 यानी कि 100।
तो इसका आउटपुट क्या होगा 100। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए बाय बाय।